नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड सिनेमा के मूवीज़ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में, जहां पर हम मूवीज़ को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और आज हम जिस मूवी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं उसका नाम है द पेल ब्लू आई। द पेल ब्लू आई एक अमेरिकन हिस्टोरिकल मिस्ट्री मूवी है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है स्कॉट कूपर ने। इस मूवी में हमें लीड रोल में नजर आते हैं क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने रोल प्ले किया है ऑगस्टस लैंडोर नाम के एक बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव का। उनके साथ नजर आते हैं हैरी मेलिंग, जिन्होंने रोल प्ले किया है अमेरिका के मशहूर राइटर और पोएट एडगर एलन पो का। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एडगर पो के इस मूवी में होने के बावजूद भी ये मूवी उनके ज़िंदगी की कहानियों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। ये मूवी पूरी तरह से फिक्शन बेस है और इस मूवी के द्वारा एडगर एलन पो को बस एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है। इस पिक्चर की शुरुआत होती है एडगर पो की एक कविता से, जिसका मतलब यह होता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में एक अनडिफाइंड सी लाइन है। ये कोई नहीं बता सकता कि कहाँ पर जीवन खत्म होगा और कहाँ पर मृत्यु की शुरुआत। और भी कई सारे किरदार हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं, जिनके आगे हम इस मूवी की कहानी में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को यही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे हम इस मूवी से जुड़े स्पॉयलर्स की डिटेल में बात करने वाले हैं। और मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो अब बात करते हैं इस पिक्चर की कहानी की। तो इसकी कहानी 1830s में न्यूयॉर्क के हडसन वैली में बेस है, जहां पर पहले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन हिचकॉक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री एकेडमी में सेकंड इन कमांड है, वो अपने कैप्टन थेयर के कहने पर सुबह सुबह फेमस डिटेक्टिव लैंडोर को एकेडमी में ले जाने के लिए उनके घर पर आए हुए हैं। आगे कैप्टन थेयर लैंडोर को बताते हैं कि स्टेट के गवर्नर ने उन्हें उसे रिकमेंड किया है और उनकी काफ़ी उपलब्धियाँ गिनाते हुए ये बताया है कि वो विधवा है और कुछ दिनों पहले ही उनकी बेटी भी घर से भाग गई है। आगे कैप्टन हिचकॉक बताते हैं कि उन्हें एक तजुर्बेकार और होनहार आदमी की तलाश है, जो उन्हें उनके एकेडमी की अंदरूनी जांच में उनका साथ दे सके, जिसका संबंध उसी एकेडमी के एक जवान लेरॉय फ्राई से है, जिसने कल रात अपने आप को फांसी से लटकाया था। और यही नहीं तो कल रात अस्पताल में किसी ने फ्राई की बॉडी के साथ छेड़खानी भी की है। किसी ने फ्राई के सीने से उसका दिल निकाल लिया था। आगे डॉक्टर मार्कस, जिन्होंने फ्राई की बॉडी को एग्जामिन किया था, वो लैंडोर को बताते हैं कि यह काम छुरी या तेज़ धार वाले चाकू से हो सकता है और उनके हिसाब से ये काम किसी ताकतवर आदमी का हो सकता है। उस पर लैंडोर डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये काम किसी औरत का नहीं हो सकता। तो उस पर डॉक्टर जवाब देता है कि मैं तो आज तक किसी औरत से नहीं मिला। अगर लैंडोर डॉक्टर से पूछता है कि क्या उस आदमी को ये काम करने के लिए आपकी तरह ट्रेन होने की ज़रूरत है, तो उस पर डॉक्टर कहता है कि ये काम करने के लिए किसी को डॉक्टर या सर्जन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी कैप्टन थेयर डॉक्टर की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं कि ये काम करने वाला कोई पागल ही होगा और वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। आगे कैप्टन थेयर लैंडोर से कहते हैं कि अभी उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। वाशिंगटन में कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो इस एकेडमी को मुद्दा बनाना चाहते हैं और वो लैंडोर से अनुरोध करते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी की इज्जत बचाने में उनकी मदद करें। और इस पर लैंडोर कहता है कि वो पूरी तरह से कोशिश करेगा। अगले सीन में हमें लैंडोर मौका वारदात पर हंटन नाम के एक जवान से पूछताछ करता हुआ नजर आता है। लैंडोर हंटन से पूछता है कि उस रात वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तो उस पर हंटन कहता है कि उसने कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी और जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसने फ्राई को देखा। आगे वो बताता है कि फ्राई की हालत बहुत ही ख़राब थी और वो सीधा लटका नहीं था, उसके पैर ज़मीन को छू रहे थे। और ये देखकर वो वहाँ से सीधा उत्तरी बैरक की ओर भागने लगा। आगे हम देखते हैं कि लैंडोर फ्राई की बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है। वो कैप्टन हिचकॉक को बताता है कि फ्राई के गले पर कोई साफ निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि रस्सी हिली हुई होगी, मानो जैसे फ्राई किसी से लड़ रहा हो, और उसकी उंगलियों में रस्सी को पकड़ने की वजह से छाले भी पड़े हैं, जैसे कि उसने रस्सी को गर्दन से दूर करने की कोशिश की हो। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर मार्कस आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर लैंडोर डॉक्टर को फ्राई के सर के पीछे छूकर देखने के लिए कहता है और पूछता है कि आपने ही फ्राई की बॉडी को एग्जामिन किया था ना। उस पर डॉक्टर जवाब देता है कि हाँ, उसी ने फ्राई की जाँच की थी। और वो फ्राई के सर को पीछे से छूकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसके सर पर 3 इंच गहरी चोट लगी है, जैसे किसी ने उसके सर के पीछे से वार किया हो। और इस पर डॉक्टर बोलता है कि पता नहीं उसे ये डिटेल कैसे छूट गई। उसके बाद लैंडोर फ्राई के बंधे हुए हाथ से एक फटे हुए कागज़ के टुकड़े को निकालता है और डॉक्टर से कहता है कि ये वाली डिटेल तो किसी से भी मिस हो सकती थी। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि फ्राई ने खुदकुशी नहीं की होगी, उसका किसी ने कत्ल किया होगा। आगे हम लैंडोर को फिर से मौका वारदात पर देखते हैं, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए एडगर पो नाम का एक जवान आया है। वो लैंडोर से कहता है कि इस संस्थान के सम्मान के खातिर उसका फ़र्ज़ बनता है कि लेट फ्राई की घटना के संबंधित वो जिस नतीजों पर पहुंचा है वो नतीजे वो उसे बताए
और वो लैंडोर से कहता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो एक शायर है, और ये बात कहकर पो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लैंडोर को एकेडमी में कॉकरेन नाम के एक जवान से पूछताछ करते हुए देखते हैं। जिस दिन लेरॉय फ्रॉय की बॉडी को अस्पताल में लाया गया था उस दिन वहाँ पर कॉकरेन पहरेदारी कर रहा था। लैंडोर कॉकरेन से पूछता है कि क्या उस दिन कुछ अजीब हुआ था, तो उस पर कॉकरेन जवाब देता है कि रात के 2:30 बजे तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, जब तक किसी ऑफिसर ने उसे जाने के लिए नहीं कहा। तो उस पर लैंडोर पूछता है कि वो ऑफिसर कौन था। उस पर कॉकरेन कहता है कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और इसकी वजह से वो उस ऑफिसर का चेहरा नहीं देख पाया, मगर उस ऑफिसर के बारे में एक अजीब चीज़ थी, उसके बाएं कंधे के शोल्डर पर बार गायब थे। आगे हम लैंडोर को एक बार में देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से पो से हो जाती है, जहाँ पर पो उसे बताता है कि फ्राई के सीने से दिल निकालना एक सिंबॉलिक काम हो सकता है और ये सोच किसी शायर की हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी एक शायर है तो वो उसके नज़रिए से सोच सकता है। जाते जाते पो लैंडोर से कहता है कि उन्हें लो बरोक नाम के एक जवान से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले लेरॉय फ्राई का रूममेट भी था, मगर उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और झगड़े का कारण कोई नहीं जानता। दूसरे दिन हम लैंडोर को लो बरोक से पूछताछ करते हुए देखते हैं। लो बरोक उन्हें बताता है कि उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और फ्राई की दोस्ती कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई थी, इसलिए उनके बीच झगड़ा हो गया था। उसके बाद लैंडोर स्टोलार्ड नाम के जवान से पूछताछ करते हैं, जो फ्राई से बात करने वाला आखिरी इंसान होता है। वो लैंडोर को बताता है कि आखिरी बार उसने फ्राई को बैरॉक्स के रास्ते पर ही देखा था और वो किसी ज़रूरी काम से किसी आदमी से मिलने जा रहा था। आगे एक ऑफिसर कैप्टन हिचकॉक को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि पास के किसी गांव में किसी ने एक गाय और भेड़ को मार दिया है और उनके सीने को चीरकर उनका दिल भी निकाल लिया है। ये पढ़कर कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, मगर लैंडोर कहता है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो यही आदमी हो सकता है। उसके बाद लैंडोर पो को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और यह बात सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है। लैंडोर पो को फ्राई की बॉडी से मिला हुआ कागज़ का टुकड़ा देता है और उसे डिसाइफर करने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि लैंडोर अपनी भागी हुई बेटी के ख्वाबों में खोया हुआ होता है। तभी पो लैंडोर के घर आता है और उसे बताता है कि उसने उस फटी हुई चिट्ठी का राज सुलझा लिया है। वो लैंडोर को बताता है कि किसी ने शायद फ्राई को चिट्ठी भेजकर कहीं पर उसे मिलने के लिए बुलाया होगा। लैंडोर पो को बताता है कि लेटर की पहली 2 लाइन सुलझाने से हमें यह पता चलता है कि किसी ने उसे लैंडिंग के पास बुलाया होगा। उसके बाद दोनों ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह काम किसी औरत का हो सकता है, लेकिन पो लैंडोर से कहता है कि अगर वो किसी औरत को ढूंढ रहे हैं तो ऐसी औरत को वो पहले ही देख चुका है। आगे पो बताता है कि लेरॉय फ्राई वाली मौत की सुबह जब वो उठा तो वो एक कविता की पंक्ति लिखने लगा जिसमें एक अनजान औरत बहुत ही परेशान थी और फिर मेज़ के बाहर उसे वो सबसे सुंदर औरत दिखी। इस पर लैंडोर कहता है कि इस कविता का और इस औरत का क्या संबंध है, तुम तो ये कविता किसी भी सुबह लिख सकते थे। तो इस पर पो लैंडोर को बताता है कि ये कविता उससे उसकी माँ ने लिखवाई थी, जो कि 20 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पो को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लैंडोर पो को आइस हाउस नाम की एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। उस जगह को ठीक से देखने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पर किसी तरह की धार्मिक रस्म की गई होगी और लैंडोर ये अनुमान भी लगाता है कि इसी गोल और त्रिकोण के बीच में फ्राई के दिल को भी रखा गया होगा। उसके बाद लैंडोर पो को उसके पुराने दोस्त प्रोफेसर जॉन पेपे से मिलने के लिए ले जाता है, जिन्हें चिन्हों में, रीति रिवाजों में और काला जादू जैसी चीज़ों में अच्छी जानकारी होती है। लैंडोर पेपे को उन चिन्हों की ड्राइंग दिखाता है जो कि उन्हें मार्कस के आइस हाउस से मिले हुए होते हैं। उन ड्राइंग को देखकर पेपे बताते हैं कि ऐसी ड्राइंग को उन्होंने किसी जादू की रस्म में देखा हुआ है और वो उन्हें एक मशहूर विच हंटर पियारा दे लांकरे की एक किताब दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि एक डायन के सब्बत उत्सव में अनबैप्टाइज बच्चों के दिल और फांसी पर लटके हुए आदमियों के दिल जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। मगर पेपे उनको बताते हैं कि जो किताब वो उनको देना चाहते हैं उसका नाम है डिस्कोर्स दे डैबला, जो हेनरी ले क्लर्क ने लिखी थी, जिन्होंने खुद 700 से ज़्यादा चुड़ैलों को मारा था। और वो आगे बताते हैं कि लोग कहते हैं कि ले क्लर्क ने ऐसे ही 2-3 किताबें और लिखी है जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, मगर रहस्य के खोजी अभी भी उनमें से एक किताब को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हेनरी ले क्लर्क ने उसमें अमृत हासिल करने का तरीका बताया हुआ है। आगे लैंडोर पो से उसके एकेडमी के दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए कहता है और उनमें से कोई जादू टोना तो नहीं करता, यह बात पता लगाने के लिए कहता है। पोए बिल्कुल वैसा ही करता है और इसी की वजह से वो आर्टिमस मार्केस के ग्रुप के एकदम नज़दीक हो जाता है। ये बात बताने के लिए वो लैंडोर के घर जाता है। वहाँ पर पोए को एक कविता की किताब दिखाई देती है और वो लैंडोर से पूछता है कि उसे तो कविताएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस पर लैंडोर बताता है कि वो किताब उसके बेटी की थी जो कि किसी के साथ भाग गई है। अगले सीन में हम पो को आर्टिमिस के दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि
आर्टिमस की बहन और फ्राई एक दूसरे के बहुत करीब थे और उसने फ्राई को धोखा भी दिया था। उसी रात हम देखते हैं कि लैंडोर को उसकी बेटी के विजुअल्स आते हैं और फिर वो मैथिल्डा की याद में रोने लगता है। अगले दिन एकेडमी में फ्राई का फ्यूनरल हो रहा होता है। वहाँ पर फ्राई की माँ भी आई होती है। वो लैंडोर को फ्राई की एक डायरी देती है और कहती है कि यह डायरी उसे लेरॉय को मरने के बाद बैलिंजर ने दी थी और क्योंकि उस डायरी में सब कुछ कोड में लिखा है तो वो उसे ठीक से नहीं पढ़ पा रही। आगे हम देखते हैं कि एक तरफ लैंडोर उस डायरी को डिकोड करने में लगा हुआ है और वही दूसरी तरफ पो आर्टेमिस के ग्रुप में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। एक दिन वो आर्टेमिस के घर पर होता है जहाँ पर आर्टेमिस की बहन लिया उसके दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए पियानो बजा रही होती है। लिया बेहद खूबसूरत होने के साथ ही काफ़ी होशियार और होनहार लड़की होती है। पो को भी लिया काफ़ी पसंद आती है और इसीलिए वो लिया को डेट के लिए पूछता है। लिया पो से पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहता है। क्या वो बाकियों की तरह ही उसे किसी कॉमन रोमांटिक जगह पर ले जाना चाहता है? तो उस पर पो कहता है कि नहीं नहीं, वो तो उसके फेवरेट जगह यानी शमशान घाट पर ले जाना चाहता है। पो की कविताएं, उसका इंटेलिजेंस और उसके बाकियों से अलग होने की वजह से लिया उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन क्योंकि बैलेंजर को भी लिया काफ़ी पसंद होती है इसलिए उसे यह बात सुनकर काफ़ी दुख होता है। आगे हम पो और लिया को साथ में देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। उसी दौरान लिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। ये देखकर पो डर जाता है मगर कुछ ही मिनट बाद लिया को होश आता है और वो पो को बताती है कि बचपन से ही उसे ये बीमारी है और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे पो लिया को बताता है कि उसके जीवन में उसके माँ की प्रेजेंस है और उसे लगता है कि मरे हुए लोग हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत कम प्यार करते हैं। हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं और इसीलिए वो हमारे पास आना चाहते हैं। ये सुनकर लिया मुस्कुराती है और पो से कहती है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि बेहोशी से उठने के बाद उसने सबसे पहले उसे देखा और वो उसे मिला जिसकी उसे हज़ारों साल में भी उम्मीद नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि पो रात के अंधेरे में अपने एकेडमी की ओर जा रहा होता है। तभी बैलिंजर उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी बीच में लैंडोर आता है और पो को बचा लेता है। आगे हम लैंडोर और पो को एक बार में देखते हैं जहाँ पर पो लैंडोर को उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि किसी दिन वो लैंडोर के ऊपर एक कविता लिखेगा जिसकी वजह से लैंडोर का नाम सदियों तक याद किया जाएगा। उसके बाद हम लैंडोर को बार में काम करने वाली पैट्सी के साथ देखते हैं जहाँ पर पैट्सी लैंडोर से पूछती है कि आज के इंसिडेंट के बाद क्या उसे बैलेंजर पर शक नहीं है। उस पर लैंडोर जवाब देता है कि उसे आर्टिमस मार्किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वो जब भी मार्किस परिवार के किसी भी सदस्य की आंख में देखता है तो उसे लगता है कि मानो उन्होंने कुछ गुनाह किया। अगले दिन सुबह सुबह कैप्टन हिचकॉक लैंडोर के घर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बैलेंजर कल रात से गायब है। उसके बाद वो सब बैलेंजर को जंगल में खोजने लगते हैं और उन्हें बैलेंजर की लाश एक पेड़ पर लटकती हुई दिखती है। डॉक्टर मार्कस बैलेंजर के शरीर को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि ये खून किसी और आदमी ने किया होगा क्योंकि बैलेंजर के शरीर की विच्छेदना उतनी साफ नहीं है जितनी मिस्टर फ्राई के शरीर की थी। ये बात सुनकर कैप्टन थेयर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और लैंडोर की तहकीकात पर सवाल भी उठाने लगते हैं। तभी कैप्टन हिचकॉक लैंडोर को बताते हैं कि उनका शक पोए पर है जो कल रात एकेडमी में बैलेंजर को जान से मारने की बातें कर रहा था। और कैप्टन थेयर भी ये बात बताते हैं कि पोए का कुछ महीनों पहले फ्राई से भी झगड़ा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंडोर पोए के फ्राई से हुए झगड़े वाली बात छुपाने की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन पोए उन्हें बताता है कि ये बात उसने उनसे इसलिए छुपाई क्योंकि एकेडमी के हर जवान ने ही उसका कभी ना कभी बहुत मजाक उड़ाया है और साथ ही उसे काफ़ी तंग भी किया है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वह उन्हें जान से ही मार दे। आगे वो लैंडोर को यकीन दिलाता है कि चाहे उस पर कितने ही इल्ज़ाम क्यों ना लगे वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंडोर और पोए डॉक्टर मार्किस के घर पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी आर्टेमिस लैंडोर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि कल किसी बुढ़े आदमी ने उसके आइस हाउस वाली जगह पर छेड़खानी की है और वो काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। ये सुनकर आर्टेमिस की माँ परेशान हो जाती है और टेबल पर रखी प्लेट को फोल्ड कर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर मार्किस लैंडोर से इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। आगे लैंडोर डॉक्टर मार्किस के घर में घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे वो कोट मिल जाता है जिसके बाएं कंधे पर बार्स नहीं होते, जिस कोट के बारे में उसे कॉकरेन ने बताया था। लैंडोर उस कोट के बारे में डॉक्टर मार्किस से पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो कोट उनके भाई का था जो कि उसकी आखिरी निशानी उनके पास है। तभी वहाँ पर कैप्टन हिचकॉक आ जाते हैं और लैंडोर को स्टोडार्ट के गायब हो जाने की बात बताते हैं। लैंडोर स्टोडार्ट के कमरे की तलाशी लेता है और वो कैप्टन को बताता है कि स्टोडार्ट के कमरे से उसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब ये है कि स्टोडार्ट वहाँ से भाग चुका है और फ्राई की डायरी के मुताबिक बैलेंजर की तरह ही
वो फ्राई का करीबी दोस्त था और इसी वजह से शायद वो वहाँ से भाग गया होगा। उसके बाद लैंडोर उसके पुराने दोस्त पेपे के पास जाता है और उसे हेनरी लेक्लर्क के बारे में और पूछता है। पेपे लैंडोर को लेक्लर्क की तस्वीर दिखाता है। वैसी ही एक तस्वीर उसने पहले डॉक्टर मार्किस के घर में देखी होती है। आगे वो डॉक्टर मार्किस के यहाँ पर पहुँचता है और वह मार्किस से सारी सच्चाई उगलवाता है। मार्किस उससे बताता है कि उसकी बेटी बचपन से ही बहुत बीमार रहती है। उसका इलाज करने के लिए उसने सब कुछ ट्राई किया मगर कुछ काम नहीं आया। उसकी बेटी मर रही थी और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। आगे वो बताता है कि एक दिन उसकी बेटी उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो किसी से मिली है जो कि उसके दादा के भी दादा हेनरी लेक्लर्क थे। आगे डॉक्टर लैंडोर को बताते हैं कि फ्राई तो पहले से ही मर चुका था और उनके बच्चों ने उन्हें कहा भी था कि वो किसी की जान नहीं ले सकते। आगे लैंडोर डॉक्टर पे भड़क जाता है और उनसे कहता है कि आप साइंस के आदमी होकर ऐसी अमानवीय चीज़ों पर यकीन कैसे कर सकते हैं। और लैंडोर डॉक्टर को उनके बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। इस पर डॉक्टर कहता है कि अभी अभी उनके घर पर पो आया था और उनका बेटा आर्टेमिस उसे कहीं बाहर लेकर गया है। इस पर लैंडोर और भी गुस्सा होता है और वो डॉक्टर को सच बताने के लिए कहता है क्योंकि पो का जैकेट अभी भी वहाँ पर उसे मिलता है। उसके बाद लैंडोर आर्टेमिस के आइस हाउस वाली जगह पर जाता है जहाँ पर पूरा मार्किस परिवार उसे किसी तरह की शैतानी रस्म करता हुआ नजर आता है। वहाँ पर वो इस बार पो का दिल निकालने की तैयारी में होते हैं मगर लैंडोर उन्हें ऐसा नहीं करने देता और वो पो को बचा लेता है। मगर इसी चक्कर में लिया से मोमबत्ती गिर जाती है और उस चक्कर में पूरा घर जलने लगता है। लैंडोर किसी तरह से पोए और डॉक्टर की बीवी को बचा लेता है मगर आर्टेमिस और लिया आग में जल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल थेयर ये केस सुलझा देने के लिए लैंडोर का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो उनकी दी हुई जिम्मेदारियों से आज़ाद है। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर पिक्चर ख़त्म है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे कहानी में हमें ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलता है जिससे मैंने तो पूरी कहानी में सोचा भी नहीं था। एक दिन पोए लैंडोर के घर जाता है और उससे कहता है कि उसे उसकी बेटी के बारे में पता चल गया है। आगे वो कहता है कि ये सब जब वो नींद में था तब उसे पता चला। आगे पोए लैंडोर को बताता है कि फ्राई के हाथ से जो चिट्ठी मिली थी और जो चिट्ठी लैंडोर ने पोए को लिखी थी उन दोनों की ही हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। और एक दिन इत्तेफाक से उसे बार में पैट्सी भी मिली थी जिसने लैंडोर की बेटी के बारे में उसे सब कुछ बताया कि मैटी घर से भागी नहीं थी बल्कि एक दिन जब वो एकेडमी बॉल से घर वापस आ रही थी तभी 3 अज्ञात लड़कों ने उसका बेरहमी से बलात्कार किया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आगे कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैटी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो ये सब बिल्कुल भी सह नहीं पाती और एक दिन अचानक चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इन घटनाओं की वजह से लैंडोर बहुत दुखी हो जाता है और वह पोई से उसने किए हुए जुर्म कबूलता है। आगे पोई उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये काम इन लोगों ने किया होगा तो उस पर लैंडोर बताता है कि उस दिन मैटी के हाथ से उसे लेरॉय फ्राई के नाम का लॉकेट मिला है और फ्राई की डायरी से उसे बेलिंजर और स्टोडार्ट का भी नाम मिल गया था मगर स्टोडार्ट भागकर उसके हाथों से निकल गया और अब उसे पकड़कर मारने की शक्ति उसमें नहीं बची है। पोई फिर भी कहता है कि उसने उन सब का फ़ायदा उठाया है और उसी वजह से सारा इल्ज़ाम लिया और आर्टेमिस पर चला गया। पोए रोते हुए उसे बताता है कि एक दिन लिया से शादी करने का उसका सपना भी था। आगे लैंडोर पोए को वो चिट्ठी देता है जो कि लैंडोर के जुर्म का इकलौता सबूत होता है मगर पोए उस चिट्ठी को जला देता है और वहाँ से जाने लगता है। लैंडोर जाते जाते उसे कहता है कि शायद उस दिन उसकी बेटी उससे मिली होती तो शायद वो तीनों आज खुशहाल परिवार होते। उसके बाद हम लैंडोर को भी उसी चट्टान पर देखते हैं और वो उसकी बेटी का ड्रेस का टुकड़ा हवा में फेंकता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और इस विजुअल के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है लैंडोर ने जो किया क्या वो सही था या फिर पोए के मुताबिक लैंडोर को कर्नल थेयर को सारी सच्चाई बताकर उन लड़कों का कन्फेशन लेना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।